इस समय हमारे साथ सहोदर जो कि एक संस्था है पुरुषों को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर उन पीड़ित पुरुषों को जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए पॉस्को के तहत या दहेज के या घरेलू हिंसा के, ऐसे में उनके बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो काम कर रहे हैं देश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मैं राम मूर्ति हूँ, मुंबई से हूँ। यहाँ पे मैं अध्यक्ष नहीं, एक सामान्य सदस्य हूँ यहाँ। और मैं जैसा कि 5 साल पहले मैंने शादी की थी, अपनी उम्र के हिसाब से वयोवृद्ध हो गई, तो एक विधवा मिल गई थी मुझे नारी उनके साथ। लेकिन शुरू से उनका टॉर्चर होता रहा मेरे ऊपर। वो जहाँ जॉब करती थी वहीं मुझे बुलाते थे रहने के लिए। शादी करके कभी वो मेरे घर नहीं आई, ससुराल में नहीं आई, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उनके वहाँ जाके रहता था। उनका कहना था कि 24 घंटे मेरे साथ रहो। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, आप रिटायर हो जाओगी उसके बाद हम साथ में रहेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो बेटी के साथ चली आई गुड़गांव, और यहाँ करके पुलिस स्टेशन पे उन्होंने केस दर्ज किए मेरे खिलाफ। अब पता चला है कि 50 लाख रुपए मांग रही हैं, कह रही हैं कि सेटलमेंट करना है तो 50 लाख दो, नहीं तो जेल की हवा खिलाओगे। तो ये इसी स्थिति में मैंने नेट पे सर्च किया तो सहोदर मिला मुझे। फिर यहाँ मयंक जी मिले, और सब लोगों के सहयोग से मैं इस व्यथा से उबरने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़ाई लड़ूंगा मैं, तो मेरे पास है नहीं इतने पैसे कि मैं उनको दूँ। तो देखिए आगे क्या होता है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए, लड़िए अपने हक के लिए, सुसाइड मत करिए, अपसेट मत होइए। सहोदर संस्था आपके साथ है, हमेशा खड़ी है, ये मेरा कहना। तो सर, संस्था से जुड़ने के बाद आपको क्या लगा? जैसे आपने कहा मैं असहाय था और मेरे साथ इस तरह 50 लाख का क्लेम किया गया, अब मैं सहोदर के साथ जुड़ा हूँ, तो सहोदर के प्रति रुझान और इनका क्या रिजल्ट आपके प्रति? जी, बहुत रिलीफ लग रहा है। और मैं तो खुद वाराणसी और मुंबई में संस्था का ब्रांच खोलने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। उनको एक मार्गदर्शन मिले कि भाई हताश मत हो, आगे बढ़ो। कुछ लोग नेक काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ो और अपने हक के लिए लड़ो। सर, आप मुंबई से आए और दिल्ली के अंदर आज यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है जी, ऐसे में देश भर के लोग यहाँ पर, खास करके मैं कहूँगा वो विक्टिम जो शिकार हुए घरेलू प्रताड़ना का या उनको दहेज का या उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की गई उनके साथ कि आप लाखों रुपए दें वरना हम आपको सेटलमेंट के नाम पर, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हो भी जाती है कानूनी कार्रवाई। तो उसमें जो पीड़ा विक्टिम झेलता है उसका कोई व्याख्या कर पाना, बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखिए ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि बहुत रिलीफ मिल रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, हमारे साथ रहो, और जो भी सच है वो बताओ। झूठ नहीं बोलना है, जो सच आपके साथ हुआ है वो बताना है, सच के साथ आना। इस तरह की बातें यहाँ हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के। मेरा पहली मीटिंग है और मैं हमेशा यहाँ से जुड़ा हूँ। तो सर, देश भर में जो लोग आपके मैसेज को सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो विक्टिम्स हैं, कुछ घरेलू की वजह से, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते, सहोदर संस्था जिस तरह एकदम प्लेटफॉर्म आई और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मंच लगा है जंतर मंतर पर, और मैंने तो देखा देश भर में, आपको मुंबई से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए, तो चैनल के माध्यम से उन विक्टिम्स को जो अपने आप में झेलते हैं और कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लेते हैं इस झूठ से, इस फरेब से, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे कि वो सहोदर से जुड़े किस तरह, और सहोदर उनको सपोर्ट किस तरह करता है? आपका चैनल नेक काम कर रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहा है ये चैनल। मैं यही कहना चाहूँगा कि हताश नहीं हों, आप इस संस्था से जुड़ें और अपनी बातें रखें, तो आपको उबरने का, निकलने का रास्ता मिलेगा। आप निराश नहीं हो। ये पूरे भारत से लोग यहाँ आए हुए हैं और सब लोग तहे दिल से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा यही कहना है कि वो आएँ और जुड़ें। एक और बात करना चाहेंगे आप? इस तरफ आ जाइए। मेरा नाम विशाल वशिष्ठ है, मैं दिल्ली से हूँ। और जो मेरी कहानी है वो है कि 2012 में हमारी शादी हुई थी। लड़की जो है एडवोकेट थी, उसको मैंने आगे जो जुडिशरी के लिए मैंने उसको पढ़ाया, उसके पैसे मैंने दिए थे। और जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, 1.5 साल के अंदर वो अपने घर चली गई और वो रुकना नहीं चाहती थी। मैं उसे बहुत बार मनाने की कोशिश करी, कई मेरे परिवार वाले उसे मनाने गए, और उसके जाने के उसने 6 महीने बाद मेरे ऊपर केस कर दिया। केस सारे जैसे 498 है, DV, और बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया। मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही समझ में किसी को नहीं आता शुरू में। 3 साल तो मैं बड़ा परेशान था, मेरी नौकरी भी चली गई थी उसी कारण।
और बहुत ज़्यादा परेशान था। 3 साल में घर में बंद रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि हुआ क्या, क्योंकि ये बाहर निकलना, लोगों को आग दिखाना, मेरा ऐसा लग रहा था मैं कि आग कैसे दिखाऊंगा, हुआ क्या, शायद मैंने ही कुछ किया हो। एक सेल्फ डाउट भी एक आदमी के मन में ये चीज़ें आ जाती है। बाद में बहुत सारी कहानी खुली। कहानी एक ही थी, उसका अफेयर था और उसकी शादी भी तय हो गई थी, बट शादी से कुछ दिन पहले लड़की ने शादी तोड़ दी थी और उस लड़के से 8 लाख रुपए लिए महिला आयोग के थ्रू। ये चीज़ें मुझे पता चली, मैं लड़के से मिला, मैंने RTI के थ्रू सारे पेपर निकाले, कोर्ट में पेश किए, उसने अपनी इनकम छुपाई, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी, ये सब मैंने साबित किया। बट आज भी 11 साल हो गए मैं केस लड़ रहा हूँ, पर मैंने तलाक डाला था और तलाक मुझे क्वालिटी के बेस पे मिल गया, मैं तलाक जीत 0 में। बट DV चल रहा है, 498 चल रहा है, उसने मेरी email ID भी हैक करी थी, मैंने वो भी केस डाला है। तो ये सब केसेस मेरे पे चल रहे हैं। बीच में मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे। 2.5-3 साल पहले मुझे किसी ने साउदर के बारे में बताया, मैं आया पहली मीटिंग, तब मुझे पता चला कि अगर अच्छी से लड़ा जाए तो लड़का भी केस जीत सकता है। वरना उससे पहले हर वकील, हर आदमी के लिए हम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थे पैसा कमाने की, तो सीधा ही बात करते थे कि हाँ करते क्या हो, फिर वो अपना पूरा कैलकुलेशन करते कि कितना परसेंटेज हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पूरा एक गैंग चलता है कि कहाँ रहते हो, उसी से वो जज कर लेते हैं घर कितना बड़ा है, बशर्ते आप केस की बात करें। वो ये सब बातें करते थे, मुझे कभी समझ में नहीं आया। और एक वकील साहब ने तो सीधा सीधा मुझे बोल दिया था कि आप जीत नहीं पाओगे, आप पैसे दे के एक तरफ हो जाओ। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। हो सकता है उस टाइम ये लगता था कि हो सकता है सही हो, बट ये कैसे हो सकता है। जो पीड़ा आपने झेली सर 2012 से 2025 चल रहा है, 13 साल से, उस समय आपने बताया कि मेरी नौकरी भी चली गई और जो मानसिक प्रताड़ना का आप शिकार हुए उसका व्याख्या कर पाना, अपने शब्दों में कह पाना मैं समझूंगा कि बहुत आसान नहीं है। जो आपने झेला आपके परिवार में, खुद आपने इस तरह अपना उसको किया, बट जैसे वकीलों के बारे में भी आपने बताया कि वो अलग अलग पैकेज के तौर पर वो बताते हैं कि हम कितना अगर आप हमारे साथ करें, बट जो सहोदर ने आपको सपोर्ट किया उसके बारे में आप बताएं कि सहोदर की कैसे सपोर्ट किया आपको। सहोदर ने सबसे पहले तो मुझे ये नॉलेज दी और ये पहले हिम्मत दी कि आप एक तो हिम्मत मत हारो, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले अपने आप को शांत करो और अच्छे से अपने केस के बारे में सोचो, उसे पढ़ो। और अगर जिस लड़की ने ये आपके ऊपर फॉल्स केस डाले हुए हैं, और उन्होंने मुझे कुछ कानूनी चीज़ें बताई, जो लीगल टर्म्स जो होती हैं, जिसके कारण मुझे एक हिम्मत आई और भरोसा आया। उनकी मीटिंग में जाते हैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने केसेस हैं, बेसिक सबका बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। और पॉइंट जब हम जाते हैं मीटिंग में, एक दूसरे से अपना केस डिस्कस करते हैं, सर से अपना केस डिस्कस करते हैं, तो उन्हें हमें पॉइंट बताते हैं, हम उन पॉइंट पे अमल करते हैं और एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें समझ में आता है और एक सपोर्ट हमें मिलता है। तो उन्होंने हमें लीगल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, ये सब दी सहोदर। सहोदर में उन हज़ारों लाखों पीड़ितों के लिए जो इस समय देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करते हैं, बट आपका नाम विशाल ने उसका सामना किया और एक विशाल रूप बनकर मैं कहूँगा आप सबसे कि विशाल बने रहे, एक वृक्ष की तरह। विशाल वृक्ष जो होता है पेड़ की तरह, उन्होंने नहीं सेटलमेंट किया, भले से वो लड़की पेशे से एडुकेट थी, जिसको एडुकेट बनाने में भी बहुत बड़ा सहयोग विशाल का रहा। और 13 साल के बाद इंसाफ की लड़ाई, अगर मैं सीधा सीधा पूछूं कितना % आप जीत गए या सहोदर के सहयोग से, या अभी कुछ लड़ाई बाकी है उसके अंदर? अभी लड़ाई बाकी है, अभी तो मैं तलाक जीता हूँ, अभी DV बाकी है, 498 बाकी है, और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि शायद मैं जीतूंगा, और क्योंकि मैं सच की तरफ हूँ। तो सहोदर के साथ जुड़ने पर विशाल ने कहा कि मैं सच्चाई की तरफ हूँ, हर उस पीड़ित के साथ जो सच्चाई के साथ है वो सहोदर से कांटेक्ट करें। जैसे कि पुरानी वीडियो में मेरे आप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से सहोदर के कांटेक्ट नंबर पर, जो कि फ्री नंबर है, वहाँ कॉल करें, उनसे मिलें, वो अपने बारे में अपनी समस्याओं को बताएं। और अलग अलग ऑफिस जो दिल्ली में और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में हैं, अपनी लोकेशन के साथ बता के वहाँ पर भी उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना समाधान ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। मैं छोटी कोई बात कहना चाहता हूँ। ऐसे केस मेरे दोस्तों के ऊपर भी हुए थे। मेरा 2 दोस्त थे, दोनों ने सुसाइड कर लिया और तीसरा मैं था। शराब में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, और आज एक लड़की आई जिसके भाई ने सुसाइड किया। ये देख के बड़ा दुख होता है, अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप चले जाते हो और आपके लोग, आपके साथी, आपके परिवार वाले रह जाते हैं। हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो सहोदर में ऐसे पीड़ित जो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है, आप सुसाइड नहीं करें, मरना, दुनिया से चले जाना, वो सॉल्यूशन कहीं से कहीं तक नहीं है। आप सहोदर एक संस्था जो आपके साथ एक विकल्प के तौर पर आपको मिली है, आप सहोदर से जुड़े। ऐसे में और भी कई हमारे साथ विक्टिम्स के साथ, अभी ये बहुत युवा है और इस युवावस्था में इतना बड़ा इन्होंने
मैं कहूँगा कि एक पीड़ा को झेला, उस पीड़ा के बारे में सर कुछ बताएं संक्षिप्त से आप। सर मेरा नाम दिलीप है और मैं दिल्ली से हुआ करता हूँ। और मेरी जो मोहतरमा थी वो महिला आयोग में कार्यरत थे, तो उनको मतलब सिस्टम की पूरी नॉलेज थी। उनको पता था कि कहाँ से किसको कैसे फंसाना है, किस तरह से किसको कैसे कानूनी तरीक़ों में उलझाना है, ये सब चीज़ें उन्हें पहले से ही पता थी। तो शादी हमारे घर वालों की मतलब शादी कब हुई आपकी? शादी 2021 में हुई, अप्रैल 2021 में। और शादी के जैसे ही तय होने के बाद ही 6 महीने बाद ही लड़के हमारे घर पर आना जाना शुरू हो गया था। और हम आपस में फैमिली की तरह रहना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और जैसे ही शादी हुई, अप्रैल 2021 में शादी हुई, और शादी होने के 6 महीने बाद ही लड़की का थोड़ा डिमांड आने लगा कि अपने माँ बाप से अलग रहो। अब मेरे पिताजी जब मैं 10th में था तो वो चल बसे थे, और मेरी माँ ने ही मुझे मतलब पाल पोस के बड़ा किया, और मेरा माँ से बहुत लगाव है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी माँ से अलग रहो, काम धंधा लगा रहे। तो मैंने बोला कि माँ से अलग तो नहीं हो सकता मैं, बाकी अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, हम मतलब उसको पर बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी माँ से अलग रहो और मुझे घर में फैमिली में नहीं रहना। तो उसके बाद फिर मैंने जब क्लियर ये मना किया कि मैं माँ के साथ ही रहूँगा, तो उन्होंने फिर ये धीरे धीरे करके ये शुरू किया, पुलिस कॉल करनी शुरू करी। उसके बाद महिला आयोग में डाला उन्होंने। महिला आयोग में उन्होंने 3 बार कंप्लेंट डाली, और तीनों बार मतलब वापस लिया उस कंप्लेंट को अपनी मर्जी से उन्होंने 3 बार कंप्लेंट डाली, 3 बार उन्होंने वापस लिया। उन्होंने फिर बाद में बोला कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा। 3 बार और चांस दिया उनको, ठीक है आपसे अब घर बसाने की कोशिश करते हैं, अब दोबारा से शुरुआत करते हैं, बट वो कुछ काम नहीं आया। और फाइनली उन्होंने एक बार और CW सर में कंप्लेंट डाला, और वो सारी कंप्लेंट वापस खुल गई, और मेरे ऊपर 498 के FIR हो गई। 498 FIR में मेरे 7 मेंबर जो थे घर के, वो मतलब इंक्लूड किए गए। मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, मेरे भाभी, और जो इवन जो 700 किलोमीटर दूर मेरे गांव में रहते हैं मेरे मामा और मामा की लड़की, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में ये एक फॉर्मेलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट सही से नहीं करते हैं। वो सिर्फ लड़की की सुनते हैं, लड़की का स्टेटमेंट लेते हैं। लड़के का जो स्टेटमेंट होता है, वो जो लड़के की जो उनके पास एविडेंस होते हैं लड़के का, वो अपने फाइल में इंक्लूड नहीं करते वो। और मेरा ये बताना है सबको कि जब भी ऐसा 498 का केस हो, तो अपने कुछ एविडेंस अपने फाइल में लगवाना जरूरी है। आप उसको अपने फाइल में आयत होती के थ्रू लगवाइए उसको, क्योंकि वो बाद में काम आते हैं डिस्चार्ज के। जब आपका चार्जशीट सबमिट होता है कोर्ट में, तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जब आप फाइल करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स का, तब वहाँ पे वो सारे सबूत आपके काम आते हैं डिस्चार्ज में, क्योंकि डिस्चार्ज के टाइम पे आपका कोई एडिशनल एविडेंस। आपने क्या नाम बताया अपना? दिलीप की बातों को बहुत ध्यान से आपने सुना कि किस तरह के पूरा एक प्रकरण के तौर पर जो किया जाता है, पुलिस के साथ साठगांठ करके, उनको कुछ लेन देन करके, वकीलों के साथ मिलके, और फिर विक्टिम्स पर, उस पुरुष के ऊपर पूरा एक धाराओं के तहत, जो कि झूठी धाराएं होती हैं उनके तहत फंसाया जाता है। और एक महिला आयोग के साथ में भी एक पुरुष, जैसे महिला आयोग ऐसे पुरुष आयोग, साउदर अगर मैं कहूँ आप सीधे सवाल में, साउदर को एक पुरुष आयोग माना जाए तो उनकी सपोर्ट में आकर काम करना। ये अभी तो अपने जो मैं आया था, मैं एक दोस्त के थ्रू आया था साउदर, वो मेरे को यहाँ पे लेकर के आया था। तो उसके बाद मेरे को बड़ी हिम्मत मिली और मुझे गाइडेंस मिली मुझे अब आगे स्टेप क्या लेना है। साउदर ने मुझे बताया कि अब आगे स्टेप क्या लेना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करनी है, और कैसे आगे फाइल करनी है। ये सारी चीज़ें मुझे साउदर ने बताई थी। और उसके बाद थोड़ा होने लगे, अच्छी जगह लगे। अब जो 498 में जो मैं चल रहा है, लड़की आज 1.5 साल हो गया लड़की गवाही से भाग रही है। लड़की गवाही में नहीं आ रही, 1.5 साल हो गए, नो डेट निकल गई है, नो कोर्ट की डेट निकल गई है, और 1.5 साल हो गया लड़की गवाही से भाग रही है, गवाही करने नहीं आ रही है। और ऐसा ही डीवी केस है। डीवी केस में उन्होंने मेंटेनेंस फाइल का, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होनी है, इंटरम आर्गूमेंट होने हैं उसमें डीवी में, बट वो इंटरम आर्गूमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि सेक्शन 91 के थ्रू उनके जो झूठ बोला था, जो अकाउंट छुपाए थे, वो सारे बाहर कोर्ट में आ गए हैं वो, और इसीलिए अब वो आर्गूमेंट से बाहर। मैं अगर आपसे पूछूं, जो 4 साल आपने पीड़ा सही, काफ़ी लंबे समय तक आपने कहा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इसके अंदर घसीटा गया, उनको तो दिमागी तौर से भी उनको प्रताड़ित किया गया। अभी
अगर आप उनके साथ सेटलमेंट करके हट जाएंगे या आप भी उनसे इस तरह जैसे उन्होंने आपके ऊपर झूठे धाराएं लगाई आप भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं अभी इस लड़ाई को पूरा लड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी कुछ न्यायालय द्वारा कुछ ऐसी बातें आए, कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए तो उसके बेसिस पर मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। मानहानि का केस करना चाहता हूँ, मतलब उसी का और भी केस करना चाहता हूँ जो तो ऐसी असहनीय पीड़ा को जैसा दिलीप ने अभी बताया कि मैं भी इंसाफ करूँ। और कुछ बात करना चाहेंगे तो सहोदर से जुड़े हुए और भी साथी हमारे साथ होंगे। मेरा नाम ललित है। एक बात समझने वाली है कि जो ये सिर्फ इस आधार पे चल रहा है कि महिला ने क्या कहा, किस इंटेंशन के साथ कहा, उसके जहन में अपनी बात मनवानी, कोई भी बात मनवानी थी, कोई भी डिस्प्यूट था, किसी भी चीज से रिलेटेड डिस्प्यूट था, बट सारा का सारा डिस्प्यूट आके लगता है दहेज के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि दहेज के लिए क्रुएलिटी करना 498 का और डीवी का एक्ट है, वुमेन सेंट्रिक लॉ है, बट मैन के लिए नहीं है। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस का पार्ट, जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करनी चाहिए, नियम भी है, कायदे भी है, लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस उसको सारे नियमों को पुरुष के मामले में एकदम से हटा देती है और वो वन साइडेड, जो महिला ने कह दिया बस उसी को मानते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि महिला कहती है, ठीक है। अब अगर पुलिस अपना काम सही से करे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी लॉकडाउन थी, अब लॉकडाउन में 50 लाख रुपया अरेंज करना अपने आप में एक सवाल है, 8 लोगों की बारात में 15 लाख का खाना खिलाना अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, बट इतना सब कुछ मतलब इतना ब्लंड चीज़ें हैं, बिल्कुल ही ब्लड चीज़ें हैं जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। अगर पुलिस वहाँ पे उससे सवाल पूछ लेती कि आप ये जो भी बातें कह रही हो इसका क्या एविडेंस है या इसका क्या साक्ष्य है, तो शायद मेरी ज़िंदगी के 3 साल बन जाते। लेकिन नहीं, पुलिस ने उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हाँ जी महिला ने कह दिया तो सत्य मानते हुए उसको प्रोसीड कर दिया। किस लिए? क्योंकि उसका फेवरेबल लॉ है, आदमी के लिए लॉ ही नहीं है। प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इस बात की, अगर मैन के लिए लॉ भी जेंडर न्यूट्रल हो जाए ना, जैसे डीवी का एक एक्ट है, डीवी का जो एक्ट है ना अगर वो जेंडर न्यूट्रल हो जाए, अगर मेरे हिसाब से अगर वो जेंडर न्यूट्रल हो जाए तो उससे भी बहुत सी चीज़ों में बदलाव आ सकता है। ठीक है, आप पुरुष आयोग बना देना, वो जैसे भी आपका कंसिडरेशन हो आप बैठ के यदि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर देखा जाए तो आप जो विक्टिम है आप बहुत अच्छे से इसका खुलासा करेंगे। कहीं ना कहीं पुरुषों को ही झेलना पड़ता है और महिलाएं अपने महिला होने के वजह से वो कहीं ना कहीं बच निकलती हैं, और पुरुष जो कि अपनी नौकरी से कई बार अपने जीवन से और अपने पूरे परिवार अपने माता पिता के साथ इस पीड़ा को सहन करता है। ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो पुरुष पीड़ा झेलता है उसको सहता है, उससे कैसे बचे हो? मैं सभी आदमियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पुरुष के साथ किसी भी तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सबसे पहले हमारी सहोदर एनजीओ है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। नंबर है 9811850498। ये हमारा सहोदर का हेल्पलाइन नंबर है। आप इसमें हमें जो मोबाइल स्क्रीन पर आपके नंबर नजर आ रहा है, अभी ललित ने बताया, ये नंबर नोट करें। जो मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अभी, इस नंबर से आप कॉल करके ललित मिले या कौन मिलेगा उस नंबर पर, सहोदर हेल्पलाइन पे कोई ना कोई आपको मिलेगा, कोई ना कोई वॉलंटियर आपके साथ कनेक्ट होगा। सर 24/7 अवेलेबल है। आप गूगल पे करिए, कहीं से भी आप कांटेक्ट कीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए 9811850498। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी भी तरह की किसी भी अनएक्सपेक्टेबल अनएथिकल बिहेवियर आपके साथ होता है, आप डायरेक्ट रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, अपने थाना एसएचओ को डीडी नंबर की एंट्री दीजिए, एसीपी को हैंड ओवर कीजिए, डीसीपी को हैंड ओवर कीजिए। आप बाहर आइए, खुल के बाहर आइए, अपनी बात कीजिए। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत पुरानी बातें चलती थी, पुरुष है रो नहीं सकता। भाई पुरुष को दर्द होता है, आदमी को दर्द होता है, पेन होता है उसको, वो भी इंसान है, वो भी इसी दुनिया का प्राणी है। अगर किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह का कुछ भी गलत व्यवहार होता है, उसको रिटर्न कंप्लेंट देनी चाहिए अपने थाना में, अपने डीसीपी ऑफिस में, अपने एसीपी ऑफिस में, अपनी कंसर्न कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। तो ये सभी के लिए कॉमन मैसेज है। और अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आपको घर में नहीं बैठना है, नहीं रुकना है, बाहर निकलो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, बोलो सबके सामने। गलत है तो गलत को गलत बोलो। आज जो गूंज आपको सुनाई दे रही है जंतर मंतर से, खासकर ललित हमारे साथ हैं, इनके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ये गूंज पूरे देश में
जानी चाहिए, खासकर उन पुरुषों के लिए जो इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। और ऐसे न जाने कितने हमारे देश भारत के अंदर जो 140 करोड़ की आबादी में मैं कहूँगा करोड़ों लोग इस पीड़ा को सहन कर रहे होंगे। आप सरोदर के साथ जुड़ें। सरोदर आपके साथ हर गांव में, शहर में, हर उस पीड़ित के साथ जो गरीब है या किसी कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी को पूरा सहयोग समर्थन करेगी और ये गूंज पूरे देश में जाएगी। मैं समझता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा TNA बुलेटिन जो कि फर्स्ट चैनल कवरेज कर रहा है सहोदर को, और सभी व्यूवर्स से और जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी उनको कहेंगे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और ललित जैसे, विशाल जैसे और दिलीप जैसे न जाने कितने सैकड़ों नौजवान जो अपनी जवानी को संघर्ष के दिनों में, जो कि उनका भविष्य बनाने का, फ्यूचर बनाने का समय होता है, इस पीड़ा के साथ कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को वो ख़त्म करते हैं, अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में एक नौजवान, हम सरोदर ने आपकी कैसे हेल्प की, सीधी बताया। मेरा नाम शशांक है और मेरा भी सबके जैसा ही केस है जो चल रहा है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ। सहोदर के बारे में मुझे मेरी सिस्टर से पता लगा, उसने ढूंढ के दिया कि नहीं यहाँ पे जाओ, 6 महीने बाद तो मैं आया सहोदर में और मैं वहीं से मिला बाकी लोगों से। इन लोगों का बिहेव कैसा है सर, ये जो सरोदर से जुड़े हुए लोग हैं? ये बिल्कुल भाई है मेरे। अच्छा, ये सारे मेरे भाई हैं। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी लीगल चीज़ें पता लगी, जैसे RTA कैसे लगानी है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली और उससे सहोदर से मिली, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। जैसे मेरा केस तो फरीदाबाद में चल रहा है, हाफ जो 2 केसेस हैं, कम्युनिटी केसेस, बाकी दिल्ली में एक डिवोर्स में। तो फरीदाबाद जैसी जगह जहाँ पे ऑनलाइन RTI डिटेल नहीं होती है, वहाँ एक पर्सन जाके लगाना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को सहोदर से मिली। और मैं हमेशा हर मीटिंग में आता हूँ और उनसे मेरे को हेल्प मिलती रहती है, ये करें वो करें, लीगल डायरेक्शंस पे मिलती रहती है। मैं एक आखिरी बात में अपनी ख़त्म करना चाहूँगा। आप सब लोग हमारे साथ आ जाएं पीछे, और भी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ललित को भी कहना चाहूँगा। ललित, 1 मिनट, ललित आ जाओ, सब लोग साथ आ जाएं। और एक बात में, एक आवाज़ में, क्या संदेश आप देश के हर युवा को, उस पीड़ित को, उन पुरुषों को जो असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं पूरे देश में, एक शब्द में आप सब लोग क्या मैसेज करना चाहेंगे? Fight is the only option. एक शब्द में क्या मैसेज करेंगे आप सब लोग सहोदर के साथ में? तब तक छोड़ेंगे नहीं, वन साइडेड लॉर्ड्स के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ओनली फाइट नो सुसाइड। आप क्या कहना चाहेंगे सर? Only fight, no suicide. ओनली फाइट नो सुसाइड, ये हमारे देश के युवा, भारत के, और वो विक्टिम जिनको कहीं ना कहीं पीड़ा हुई, ये उन्होंने मैसेज दिया है, ओनली फाइट नो सुसाइड। तो सब लोग आए, सरोदर से जुड़े। जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। पूरे देश में सरोदर उन सभी विक्टिम्स के साथ खड़ी है जिनके साथ किसी ना किसी तरीके का अन्याय हुआ है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एक लाइन, ये उनके लिए जो सुन रहे हैं, यू नीड टू फेस द म्यूजिक ऑफ द थिंग्स क्रिएटेड बाय यू, रिमेंबर दैट। आई एम वेटिंग फॉर दैट। वेरी गुड।